नमस्कार, एएनटी व्यूज के साथ मैं हूं असित नाथ। उपचुनाव खत्म हो चुके हैं बिहार में। पड़ोसी राज्य झारखंड में विधानसभा चुनाव भी खत्म हो गए हैं और तमाम अखबार, तमाम टीवी चैनल, न्यूज चैनल एग्जिट पोल दिखा भी रहे हैं। सबका ये दावा है कि उन्होंने सबसे सटीक एग्जिट पोल किया है। सबके अपने अपने दावे हैं, मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है कि एकदम सटीक एग्जिट पोल है। मैंने बस लोगों से बातचीत की है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के आम मतदाताओं से, वहां के पत्रकारों से, वहां के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से, और जो फीडबैक उनका आया है, चौक चौराहों पर जो लोग खड़े होते हैं, गांव में जो बाजार होता है, बाजार टोला, वहां जो लोग रहते हैं, और जो पत्रकार और बाकी लोग हैं, तो उनसे बातचीत से जो बात समझ में आ रही है, आज मैं बिहार के चारों बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ विधानसभा की बात करूंगा। लोगों की बातचीत पर आधारित ये बातचीत है, ये कोई सटीक नतीजा नहीं है। नतीजे के लिए चुनाव आयोग को छोड़ देते हैं, चुनाव आयोग काउंटिंग के बाद नतीजों की घोषणा कर देगा। हम जो लोगों की बातचीत से समझ पाए हैं वो आपके सामने रख लेते हैं। वोटिंग परसेंटेज इस बार टोटल चारों विधानसभा क्षेत्रों में 52.84% रहा है। तो उपचुनाव में वैसे भी वोटिंग कम ही होता है, और इसमें कम होने की एक और वजह ये हो सकती है कि अब सिर्फ एक साल के लिए ये उपचुनाव है, 25 में तो फिर विधानसभा के चुनाव होने ही है, तो लोगों की रुचि थोड़ी अपने आप कम हो जाती है। इसका दूसरा कोई मायने मतलब शायद नहीं होता है। और चूंकि वोटिंग कम हुई है तो स्वाभाविक है कि जीत हार का अंतर भी कम होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई बहुत बड़ा विद्वान इस तरह की बातें कर रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सामान्य सी बात है ये। सबसे पहले बेलागंज की बात करते हैं। बेलागंज तो राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ है, हम सारे लोग जानते हैं, और इकलौती सीट है। 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए, ये इकलौती जगह है जहां लालू प्रसाद यादव खुद चुनाव प्रचार करने गए, वोट मांगने गए, जहां शाहबुद्दीन के बेटे, स्वर्गीय शाहबुद्दीन के बेटे को भी भेजा गया वोट मांगने के लिए। तो क्या है ऐसा कि इतनी ताकत लगानी पड़ी है आरजेडी को वहां? ये राजद का गढ़ है, इसमें किसी को संदेह नहीं है। और राजद ने यहां से इस बार सुरेंद्र यादव, जो 7 बार वहां विधायक, और 7 बार विधायक रहते हुए वहां से वो राजद से एमपी भी हो गए, तो उनके बेटे को इस बार चुनावी मैदान में उतारा था। आरजेडी के टिकट पर विश्वनाथ यादव चुनावी मैदान में उतरे, और विश्वनाथ यादव को समीकरण वोट का जबरदस्त विश्वास था कि जो मुस्लिम और यादव समीकरण वोट है, ये वोट उनको मिलेगा। लेकिन जदयू ने वहां से स्वर्गीय बिंदी यादव की पत्नी मनोरमा देवी को मैदान में उतार दिया। बिंदी माफ कीजिएगा, बिंदी यादव का भी जो है, यादव समुदाय में बिंदी यादव की भी जबरदस्त पकड़ थी अपने जीवन काल में, और अब उनकी मृत्यु हो गई है। तो एक सहानुभूति का असर भी मनोरमा देवी के साथ यादव जाति का वहां दिखा है। मतलब जदयू ने वहां राजद के समीकरण वोट बैंक में सेंध लगा दी, यादव वोट बैंक में मनोरमा यादव को या मनोरमा देवी को मैदान में उतार के। तो यादव जाति में चूंकि अच्छी पैठ रही इनके हस्बैंड की, बिंदी यादव की, तो ये और सहानुभूति दोनों बात हो गई। तो अच्छी पैठ और सहानुभूति दोनों का फायदा उठा के इन्होंने राजद के समीकरण वोट बैंक में मनोरमा देवी ने अच्छी खासी सेंध वहां लगा दिया। और राजद की जो रही सही कसर थी वहां बेलागंज में, ये पूरी कर दी जनसुराज ने। जनसुराज ने वहां अमजद जी को मैदान में उतार दिया, मोहम्मद अमजद को। मोहम्मद अमजद वहां के प्रभावशाली नेता है। जनसुराज का अपना कोई वोट बैंक वहां नहीं है, लेकिन मोहम्मद अमजद का अपना वोट बैंक है। तो इन्होंने भी राजद का जो समीकरण है मुस्लिम यादव, तो मुस्लिम में मोहम्मद अमजद ने सेंध लगा दी, यादव में मनोरमा देवी ने सेंध लगा दी। तो राजद का ये समीकरण तो वहां ऐसे ही ध्वस्त होता दिख रहा है। इसका फायदा सीधे मनोरमा देवी को मिलता दिख रहा है। मतलब कुल मिला जुला के राजद का जो समीकरण ध्वस्त हुआ है, इससे वहां राजद को बड़ा नुकसान हुआ है। राजद के गढ़ में राजद को बड़ा नुकसान हुआ है।
लेकिन चूंकि यहाँ यादवों की आबादी ही बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी आबादी है कि अगर 10-20% किसी ने डैमेज कर भी लिया तो क्या वो बहुत बड़ा नुकसान है? इस पर भी बहुत कुछ टिका है। यहाँ तकरीबन 19% यादव हैं और 17% मुसलमान हैं। मोहम्मद अमजद ने मुसलमान में सेंध लगाई, मनोरमा देवी ने यादव वोट बैंक में सेंध लगाई, तो कितनी लगाई? ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आबादी बहुत बड़ी हो जाती है। 19 यादव 19% हैं यहाँ और 17% मुसलमान हैं, जो यादव मुस्लिम राजद का समीकरण है। तो सेंध लेकिन लग गई है। अब कितनी लगी है, आम लोग अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग तरीके से वहां लोगों को बता रहे हैं कि कितनी लगी है। बावजूद इसके वहां आरजेडी लड़ाई में है क्योंकि उसे यादव और मुसलमानों का वोट अच्छा खासा मिला है। सेंध लगने के बावजूद अच्छा खासा मिला है। तीसरे नंबर पर हम कह सकते हैं कि यहाँ जनसुराज रह सकता है। मनोरमा देवी यहाँ चुनाव जीत सकती हैं। दूसरे नंबर पर राजद के रहने की संभावना है, जो आम लोग बता रहे हो। तीसरे नंबर पर यहाँ जनसुराज मोहम्मद अमजद की वजह से, चूंकि उनका अपना वोट बैंक यहाँ है, रह सकता है। यहाँ जो एक महत्वपूर्ण है 11% मुसहर आबादी, ये इस चुनाव में एक बड़ा फैक्टर हो गया है कि ये निर्णायक हो गया है। 11% जो मुसहर आबादी है और 14% सवर्ण। सवर्णों का एक बड़ा हिस्सा जो है वो जदयू के साथ, मतलब एनडीए के साथ रहता ही है, वो तो एनडीए के साथ गया है बड़ा हिस्सा। जनसुराज ने अगर यहां सवर्ण उम्मीदवार दिया होता तो संभवतः कुछ सवर्ण जनसुराज के साथ आते, लेकिन वो नहीं आया है। अब जो 11% यहाँ मुसहर आबादी है, उस मुसहर आबादी में थोड़ा बिखराव यहां दिख रहा है और ये जनसुराज और जदयू के बीच दिख रहा है। जदयू ने उसमें बड़ा हिस्सा लिया है, जनसुराज ने उसमें मामूली हिस्सा ले लिया है। तो ये तो एनडीए का वोटर है, तो जनसुराज ने थोड़ी सेंध यहाँ एनडीए में भी लगा ली है और जनसुराज ने एक बड़ी सेंध यहाँ इंडिया में, मतलब राजद के समीकरण में भी जनसुराज ने सेंध लगा ली है, उसमें थोड़ी बड़ी सेंध लगी है। और जदयू एनडीए के समीकरण में मामूली सेंध जनसुराज ने यहाँ लगाई है। सवर्ण वोट ज्यादातर एनडीए को गया है, जदयू को गया है। तो कुल मिलाजुला के यहाँ माई समीकरण बचा नहीं है, पूरी तरह से माई समीकरण बचा नहीं है और जदयू को लगभग सभी जातियों का वोट मिल गया है, यादवों का भी मिल गया है जो राजद का वोट बैंक है। तो ऐसे में जदयू की जीत की संभावना यहाँ अधिक दिख रही है। अब बात करते हैं इमामगंज की। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी की पुत्रवधू दीपा मांझी उम्मीदवार हैं। हम की तरफ से थी उम्मीदवार और उनके पति संतोष मांझी भी बिहार सरकार में मंत्री हैं। यहाँ की बड़ी आबादी, उन्हीं की अपनी स्वजातीय आबादी है मुसहर। 18.6% आबादी है इमामगंज में मुसहर की और दूसरे नंबर पे यहाँ मुसलमान आते हैं 15.3। तो ये बड़ी लड़ाई होती है। और यादव यहाँ तीसरे नंबर पर है, 13.2% यादव हैं। कुशवाहा यहाँ 10% से थोड़ा ज्यादा है, 10% से थोड़ा ज्यादा है। रोशन मांझी यहाँ आरजेडी से मैदान में थे, तो मांझी वोट में तो सेंध लगाई है रोशन मांझी ने। एमवाई समीकरण मुस्लिम और यादव, मैंने आपको पहले ही बताया कि मुसलमान 15.3% और यादव 13.2%। एक बड़ी आबादी है जो राजद का कोर वोट बैंक है। ऊपर से मांझी उम्मीदवार रोशन मांझी, मुसहर वोट यहाँ 18.6% है, तो उसमें रोशन मांझी ने सेंध लगा दी। अब कितनी लगाई है ये नतीजे बताएंगे, लेकिन आम लोग बता रहे हैं कि नहीं, मामूली सेंध तो लग गई है। बहुत बड़ी सेंध भले वो न लगा पाए हो मांझी वोट में, लेकिन लग गई है। इसमें खेल कर दिया है जनसुराज ने। वहां से जितेंद्र पासवान को जनसुराज ने उम्मीदवार बना दिया। ये पासवान जाति वहां जो है मांझी जी के साथ, जब जीतन राम मांझी जी मैदान में होते तो उनके साथ खड़ी हो जाती थी, लेकिन इस बार जितेंद्र पासवान के वहां उम्मीदवार हो जाने से पासवान वोटर, और जो आम लोग बता रहे हैं वो तो ये बता रहे हैं कि पासवान वोटर का बहुत कम वोट ही एनडीए को गया है। इमामगंज में पासवान वोट का एक बड़ा हिस्सा जितेंद्र पासवान के साथ चला गया है। यहाँ मांझी और पासवान जो पारंपरिक रूप से जीतन राम मांझी का वोटर थे, उनमें थोड़ा बिखराव तो इस बार दिख रहा है। बावजूद इसके जीतन राम मांझी का कद, जीतन राम मांझी का पद और उनके द्वारा जो विकास के काम इमामगंज में किए गए हैं, इसका वहां बड़ा असर दिखा है इस बार। तो
माझी जाति का एक बड़ा हिस्सा दीपा माझी को गया है। सवर्ण वोट हालांकि वहां बहुत कम है, लेकिन सवर्ण वोट भी वहां दीपा माझी को गया है। इसके अलावा कोयरी, कुर्मी और ईबीसी ये भी वहां एनडीए को गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि सभी जातियों का वोट, जो छोटी बड़ी वहां जातियां हैं, इनका वोट अगर इकट्ठा किया जा रहा है तो दीपा माझी वहां जीतती दिख रही हैं। रोशन माझी से उनका मुकाबला है, रोशन माझी ने कड़ा मुकाबला दिया है, तो दूसरे नंबर पर रोशन माझी हो सकते हैं। जन सुराज के उम्मीदवार वहां तीसरे नंबर पर, जैसे बेलागंज में है वैसे वहां भी तीसरे नंबर पर जन सुराज के उम्मीदवार जा सकते हैं। तरारी में बड़ा खेल हुआ है। तरारी में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बना दिया। सुनील पांडे को पिछले चुनाव में निर्दलीय 60,000 से ज्यादा वोट आ गया था और वो लंबे अरसे तक वहां विधायक रहे हैं। भाकपा माले ने राजू यादव वहां काफी लोकप्रिय आदमी है, तो राजू यादव को भी वहां भाकपा माले ने राजू यादव को उम्मीदवार बना दिया। जन सुराज पार्टी ने किरण सिंह को बनाया। यहाँ का सामाजिक समीकरण यह है कि यादव आबादी, यहाँ बड़ी आबादी है, वो है 13.9%। 13.9% यादव है। और दूसरे नंबर पर ईबीसी जो जातियां हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड, अति पिछड़ा जिसे हम कहते हैं, वो 12.3% वो लोग हैं। मुसलमान भी यहां कम नहीं है, 10% के आसपास मुसलमान है, 10% के आसपास यहां भूमिहार है। राजपूत यहां 8% है और पासवान है यहां 7%। अब यहां हुआ यह है तरारी में कि थोड़ा सा इसको हम समझ लें इस सीट को कि माले ने यहां जो उम्मीदवार दिया, तो क्या माले के साथ राजद का पूरा वोट बैंक गया है, राजू यादव के साथ पूरा वोट बैंक गया है। तो आम लोगों से बातचीत में ये तो पता चल रहा है कि भाई मुसलमान तो राजू यादव के साथ गए हैं, यादव आबादी वहां की बड़ी आबादी है, ये भी राजू यादव के साथ गई है तरारी में। लेकिन इसके अलावा जो जितनी जातियां हैं, ये जातियां राजू यादव के साथ नहीं गई है, मतलब भाकपा माले के साथ नहीं गई है, दलित भी नहीं गए हैं भाकपा माले के साथ। तो एक बड़ा चंक जो है वोट का वो विशाल प्रशांत को वहां मिलता दिख रहा है। राजपूत, ईबीसी एक बड़ा हिस्सा है वहां, भूमिहार है, 7% पासवान है, तो ये वहां गए हैं। सवर्ण में हम बात कर ले, जो वहां 24% आबादी है, इसमें 8% राजपूत जो हैं 8% हैं। और वहां तरारी में राजपूत उम्मीदवार भी है, एक किरण सिंह। तरारी का मामला यह है कि मतलब सवर्ण वोटर वहां 24% हैं, तो इसमें राजपूत 8% हैं। ये 8% राजपूत किधर गए हैं? क्योंकि तरारी में जन सुराज ने किरण सिंह को उम्मीदवार बनाया जो राजपूत जाति से आती हैं, 8%। और ये माना जा रहा है कि 8% जो राजपूत हैं इनमें एक बड़ा हिस्सा किरण सिंह को गया है, 100% नहीं गया है, बड़ा हिस्सा गया है। एक हिस्सा भाजपा उम्मीदवार के साथ भी जुड़ा है। और मतलब बाकी जितने सवर्ण हैं वो विशाल प्रशांत के साथ, मतलब भाजपा के साथ है। और इस चुनाव में परमेश्वर मुखिया प्रकरण की कोई चर्चा भी नहीं हुई, इसे लोगों ने बहुत गंभीरता से वहां लिया भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत पुरानी बात वहां हो गई। माले का वोट बिखरा है, माले का जो कोर वोट बैंक है उसमें इस बार वहां बिखराव दिखा है, और वो भाजपा के साथ भी आया है। माले का वोट बैंक भाजपा के साथ वहां आया है। मतलब कुल मिला जुला के माले का जोर तरारी में कमजोर हुआ है इस बार। जन सुराज का कोई बहुत असर हुआ नहीं, क्योंकि राजपूत आबादी 8% है वहां। उस 8% में भी सबने किरण सिंह को वोट नहीं किया है, बहुत कम वोट जन सुराज को गया है। तो यहां भाजपा उम्मीदवार विशाल प्रशांत की जीत लगभग साफ दिख रही है, और यहां बड़े अंतर से जीत हो सकती है। यहां जीत हार का अंतर बहुत छोटा नहीं होगा। विशाल प्रशांत को बहुत वोट मिला है वहां, तो हो सकती है राजू यादव की हार बहुत चौंकाने वाली हो सकती है। बड़े अंतर से राजू यादव वहां हार सकते हैं। और जन सुराज 10,000 वोट पाले तो बहुत वहां तरारी में 10,000 भी वोट मिलना मुश्किल लग रहा है जन सुराज के लिए। और अब बात कर लेते हैं हम रामगढ़ की बात कर लेते हैं। रामगढ़ में बड़ा वो
बड़ी लड़ाई है रामगढ़ की, हम मान सकते हैं। बड़े लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। आरजेडी के उम्मीदवार वहां अजीत सिंह हैं, जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी के बेटे हैं, बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह के भाई हैं। तो हाई प्रोफाइल लोग हैं ये, उनके परिवार से हैं। बसपा से पूर्व विधायक अंबिका यादव के भतीजे पिंटू यादव यहां मैदान में है और यादव वोट बैंक पर उनकी पकड़ अच्छी है। तो यादव और दलित में अच्छी सेंध पिंटू यादव ने यहां लगा ली। मतलब उन्होंने एनडीए में भी सेंध लगाई है, एनडीए के वोट बैंक में भी और इंडिया के वोट बैंक में भी पिंटू यादव ने यहां सेंध लगाई है। जनसुराज ने कुशवाहा कार्ड खेलकर एनडीए का नुकसान करने की कोशिश यहां की है। यहां सामाजिक समीकरण यह है कि यहां दलित में जो चमार जाति है वो 22% है, एक ही जाति, और बसपा उम्मीदवार ने इसमें बड़ी सेंध लगाई है। यादव जाति यहां 12% है, तो इसमें भी बसपा उम्मीदवार ने थोड़ी सेंध लगा दी है, क्योंकि वो यादव जाति से आते हैं। सवर्ण यहां 17.5% हैं और सवर्णों ने यहां एनडीए को वोट किया है। यहां एनडीए को वोट किया है सवर्णों ने, ये महत्वपूर्ण है। सवर्ण में राजपूत जाति का वोट थोड़ा बटा है। राजपूत जाति का वोट कुछ आरजेडी उम्मीदवार सुधाकर सिंह को भी गया है और कुछ भाजपा उम्मीदवार को भी आया है, लेकिन ये बटा है। बाकी सवर्ण भाजपा के साथ गए हैं, तो ये भी एक बड़ी आबादी है वहां की। मुसलमान तो आरजेडी के साथ गए हैं, स्वाभाविक है। कोयरी, कुर्मी और ईबीसी और अन्य जातियां भाजपा के साथ आई हैं। तो बड़ा खेल यहाँ की जो है वो 22% जो चमार जाति की का वोट बैंक है वो यहाँ बड़ा खेल करता है और इसका एक हिस्सा, ठीक ठाक हिस्सा बसपा को चला गया है। और पिंटू यादव ने आरजेडी के यादव वोट बैंक में सेंध लगा दी है। भाजपा उम्मीदवार को हमने बताया कि सवर्ण, कोयरी, कुर्मी, ईबीसी इस तरह के वोट मिल गए हैं ठीक ठाक उनको। कुशवाहा वोट जनसुराज और भाजपा के बीच बटा है, क्योंकि कुशवाहा ने यहाँ, जनसुराज ने यहाँ कुशवाहा कार्ड खेला था, तो कुशवाहा वोट यहाँ बट गया है, वो पूरी तरह से एनडीए को नहीं गया है। तो मुकाबला थोड़ा यहाँ फंसा दिख रहा है। भाजपा, बसपा और राजद के बीच यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है, बहुत साफ दिख रहा है। जीत हार का अंतर तो यहाँ बहुत कम का होने वाला है। हालांकि स्थानीय लोग, जो लोकल लोग हैं, वो मान रहे हैं कि भाजपा के अशोक कुमार सिंह जीत सकते हैं, बहुत मामूली अंतर से जीत सकते हैं। लेकिन अजीत सिंह ने भी कड़ी टक्कर दी है, बसपा ने भी कड़ी टक्कर दी है। ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा यहाँ देखना कि दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन होता है। जनसुराज तो यहाँ कहीं लड़ाई में है ही नहीं। तो ये 4 सीटों की बात जो हमने की, वहां स्थानीय लोगों से बातचीत के आधार पर हमने की है। सबसे सटीक का दावा मेरा नहीं है, उसके लिए बाकी न्यूज चैनल हैं जो हर चुनाव के समय सबसे सटीक एग्जिट पोल का दावा करते हैं और रिजल्ट आने के बाद उनका सबसे वाहियात एग्जिट पोल साबित होता है। नमस्कार।